भारत में कहीं भी जाने पर तो कोई बंदी नहीं है, लेकिन जाके आप रायता फैलाएंगे तो भी तो परेशानी की बात है ना। हमारे उद्देश्य कुछ नहीं है, कोई सियासत करने नहीं जा रहे हैं, वहाँ कोई चुनावी मुद्दे उठाने नहीं जा रहे हैं। आप वहाँ हो के आइए, लेकिन चर्चा तो करिए। जो मणिपुर से प्यार करेगा वो चर्चा से इनकार नहीं करेगा। आप सदन आइए, सदन पर मणिपुर पर जो आपका 36 सेकेंडर की बात आपने कही थी उसको आगे बढ़ाइए। मणिपुर के अंदर भी चाइनीज का पैसा आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उन्होंने ये सारा भड़काया है। मेरा ये प्रयास है कि इन लोगों के लिए जो भी कुछ इनकी तकलीफ है, मैं इनके बीच में इनकी बात को मैं सुनूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मणिपुर फैक्ट फाइल। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। आज हम आपके लिए मणिपुर की पूरी फैक्ट फाइल लेकर आए हैं। 3 मई से हिंसाग्रस्त मणिपुर पर विपक्ष के रुख पर बीजेपी ने सियासत करने का आरोप लगाया है। दरअसल जब हालात सामान्य होने लगे तो विपक्ष का डेलीगेशन मणिपुर पहुंच गया। इससे पहले सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे बहुत से लोगों ने और सोशल मीडिया पर भी मणिपुर हिंसा को धार्मिक रंग देने की कोशिशें की गई। हालांकि अब यह साफ हो चुका है कि यह पूरी तरह से जातीय संघर्ष का मामला है। सरकार की कोशिशों से इस जातीय संघर्ष पर किस तरह से लगाम लगाई जा रही है, एक एक जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। जलते घर, लुटती दुकानें, अंधाधुंध फायरिंग और महिलाओं पर अत्याचार। अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। मणिपुर के ये हालात अब धीरे धीरे काबू में आने लगे हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने ही स्थिति को सामान्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने खुद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और चूरा चांदपुर में राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात कर उनके जख्मों पर मरहम लगाया। पूरी सुरक्षा और उसके तहत व्यवस्था जितनी भी हो रही है, मिजोरम के तरफ से भी शासन प्रशासन की ओर से यहाँ सामान भेजा जा रहा है। और मेरा ये प्रयास है कि इन लोगों के लिए जो भी कुछ इनकी तकलीफ है, मैं इनके बीच में इनकी बात को मैं सुनूं, देखूं और उनकी तकलीफों को जो भी हो सकता है मुझे दूर करने का मैं प्रयास करूं। दूसरी तरफ मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी के बयान के बावजूद संसद में उनके बयान के लिए अड़े विपक्ष के 21 सांसदों का डेलीगेशन मणिपुर में पहुंचा। विपक्षी डेलीगेशन ने रिलीफ कैंपों में पीड़ितों से मुलाकात की और 2 दिन के इस दौरे पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। शांति बहाली चाहते हैं, रक्षा चाहते हैं उन लोग को, उन लोग कैसे बचेंगे इसके लिए परेशान है। यानी हमारे स्टूडेंट्स पढ़ा लिखा बंद हो चुके हैं, ना कोई डॉक्टर, ना कोई दवाई, ना कुछ शांति, ना कोई खेती, ना कोई भविष्य, कुछ नहीं है। यहाँ लोगों के अंदर मायूसी और हताशा छाए हुए हैं। आप खुद देख सकते हैं। यहाँ हमारे घर की माँ बहन के लिए प्राइवेसी तक नहीं है। यहाँ बच्चा पैदा करते लेकिन उनको भी प्राइवेसी नहीं है। ये कौन सा जहान्नाम में हम आ गया, ये देखने में मैं खुद हैरान होते जा रहे हैं। जो लोग आज मणिपुर जाने का ढोंग कर रहे हैं, मैंने उनसे आग्रह कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं के साथ जो आपराधिक घटनाएं हुई, उनकी जो हत्याएं हुई, चुनावों में जिन लोगों को मारा गया, जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को गंवाया, क्या कांग्रेस और विपक्षी दलों के लोग पश्चिम बंगाल आएंगे? मणिपुर हिंसा मामले में गृह मंत्रालय के आदेश पर एसआईटी गठित कर करीब आधा दर्जन मामले दर्ज कर लिए गए हैं। इन मामलों में सीबीआई अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई ज्यादती के मामले में सीबीआई ने शुक्रवार की देर रात को केस दर्ज कर लिया। इस मामले में मणिपुर पुलिस ने 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया है। मणिपुर में यह हिंसा 3 मई से जारी है। हिंसा में 2 जातीय समुदाय एक दूसरे के सामने हैं। कुछ मौका परस्त लोग इसे धार्मिक हिंसा का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि मणिपुर हिंसा धार्मिक दंगा नहीं है।
ये मामला पूरी तरह से मणिपुर के दो समुदायों के बीच जातीय हिंसा का है। ये दो समुदाय हैं कुकी और मैतेई, जिनके बीच संघर्ष का पुराना इतिहास रहा है। मणिपुर के ये दोनों समुदाय अतीत में भी एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष में उलझे रहे हैं। एक छोटी सी भी चिंगारी दोनों समुदायों के बीच हिंसा की आग भड़का देती है। हालांकि केंद्रीय बल और पुलिस की तत्परता की वजह से हिंसा के मामलों पर लगाम लगनी शुरू हो गई है। सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि हालात तेजी से सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं। 17 जुलाई के बाद से हिंसा की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। आंकड़ों के मुताबिक मणिपुर हिंसा में कुल 150 मौतें हुई हैं। हिंसक घटनाओं के दौरान 502 लोग जख्मी हुए। आगजनी की 5101 वारदात रिपोर्ट की गई। हिंसक मामलों में 6065 FIR दर्ज की गई और 252 लोग गिरफ्तार किए गए। लेकिन इस हिंसा की वजह से करीब 57,000 लोग रिलीफ कैंपों में रहने को मजबूर हो गए, जिनके लिए सरकार ने 361 राहत शिविर लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब तक के घटनाक्रम से इसमें कोई शक नहीं है कि मणिपुर हिंसा धार्मिक हिंसा नहीं है। सवाल यह है कि अगर ये धार्मिक हिंसा नहीं है और इसके पीछे की वजह जातीय है, तो अचानक क्या हुआ कि मणिपुर में हिंसा भड़क उठी। आइए अब आपको बताते हैं वो वजहें जो हिंसा के ताजा दौर के लिए जिम्मेदार हैं। दरअसल राज्य में नगा, कुकी और मैतेई समुदाय की कुल आबादी 90% है। ये तीनों मिलाकर के राज्य की आबादी का 90% होते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए, नगा और कुकी समुदाय को एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा हासिल है, आदिवासी का दर्जा हासिल है। यह सबसे बड़ी यहां पर दिक्कत की बात हो रही है, क्योंकि मैतेई समुदाय भी एसटी दर्जे की मांग कर रहा है। हिंसा के ताजा दौर के पीछे हाईकोर्ट का वो आदेश है जिसमें हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को भी एसटी दर्जा देने के लिए विचार करने का निर्देश दिया और यही सबसे बड़ी वजह बना है। यह आदेश अप्रैल के महीने में आया था और अप्रैल के आदेश के बाद 19 मई तक फैसला लागू करने को कहा गया था और हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में डालने की बात कही। लेकिन इससे पहले हाईकोर्ट ने राज्य की जातीय स्थिति को देखते हुए, चूंकि यह मामला बहुत संवेदनशील था, लेकिन फिर भी सरकार से राय नहीं ली गई। यह बहुत बड़ी दिक्कत की बात हुई कि सरकार से या स्थानीय प्रशासन से कोई सलाह मशवरा नहीं किया। इस फैसले का मतलब था कि अब राज्य के नगा, कुकी और जो मैतेई हैं, तीनों ही समुदाय को एसटी दर्जा मिल जाता, जिससे किसी को भी इसका अलग से कोई फायदा नहीं मिलता। इसीलिए इस फैसले से दूसरे समुदाय, खास तौर से जो कुकी समुदाय है, उसमें काफी नाराजगी हो गई। सरकार अप्रैल के अंत में हाईकोर्ट के समक्ष समीक्षा के लिए गई, लेकिन फैसले के बाद इसे देने वाले जो जज थे वो छुट्टी पर चले गए और इसी वजह से जो समीक्षा की प्रक्रिया थी वो लंबी खिंच गई। और इस दौरान कुकी समुदाय में यह देखते हुए कि हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा नहीं हो सकेगी, कुकी समुदाय ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा शुरू हो गई। राज्य में 3 मई को हिंसा भड़क गई, जब कुकी समुदाय के लोग और ट्राइबल जो एसोसिएशन है वो प्रदर्शन कर रही थी। उसी दौरान से हिंसा भड़की और धीरे धीरे ये काबू से बाहर होती चली गई। 3 मई को हिंसा भड़की। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के इस फैसले की आलोचना की, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। कुकी लोगों में भड़के असंतोष ने देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लिया, जिसका खामियाजा सभी को उठाना पड़ा और अभी तक हिंसा की आग थमी नहीं है। मणिपुर में हिंसा का ताजा दौर मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, आदिवासी का दर्जा दिए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले की आलोचना की। बाद में हाईकोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी स्वीकार कर ली। हालांकि न्यायपालिका की तरफ से जब तक ये कदम उठाए गए, तब तक देर हो चुकी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद घटनाक्रम किस तरह से बदले और किस तरह से राज्य में हिंसा फैल गई, आइए जानते हैं मणिपुर के हालात पर करीबी नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स के जरिए। लोकल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये कहा कि मैतेई को भी ये ट्राइबल का स्टेटस मिलना चाहिए। उसके खिलाफ जो ट्राइबल्स हैं मणिपुर में, नागा और कुकी, सब मिलके वो ये सॉलिडारिटी रैली का आयोजन किया था 3 मई को, जिसके बाद हिंसा शुरू हुई। कि वो ट्राइबल्स सोचते हैं कि अगर मैतेई को एसटी स्टेटस मिलेगा तो वो सोचते हैं कि उनके अधिकारों पे भी इनका राइट हो जाएगा। वो इसी वजह से ये दोनों समुदाय में आपस में ये शुरू हुआ। तो ये तो रही हाईकोर्ट के आदेश की बात, जिसके बाद मणिपुर में हिंसा फैल गई। हिंसा की फौरी वजह उसी फैसले को माना जा रहा है, लेकिन 2 और अहम कारण हैं जिनका इतिहास थोड़ा पुराना है। हालांकि ये तीनों ही कारण मिलकर मणिपुर की ताजा हालात के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर जो मणिपुर हिंसा है, इसके पीछे 3 प्रमुख वजहें हैं।
ये 3 प्रमुख वजह हम आपको विस्तार से बताते हैं। म्यांमार में 2021 में तख्ता पलट हुआ। म्यांमार जिसकी सीमा मणिपुर से लगी हुई है, वहां 2021 में तख्ता पलट हुआ था। वहां के लोगों का मणिपुर में पलायन हुआ है और इसकी वजह से यहां के जो जंगल वाले इलाके हैं वहां नए आदिवासी गांवों के निर्माण की पहल शुरू हो गई है। जंगल में सिर्फ नगा और कुकी रह सकते हैं क्योंकि उन्हें एसटी का दर्जा हासिल है और मणिपुर से जो म्यांमार से लोग आ रहे हैं वो यहां बनने लगे हैं। इन सब के बीच बिना कैबिनेट की मंजूरी के एक मंत्री ने एक विशेष घोषणा कर दी। यह दूसरी वजह थी। राज्य सरकार के एक मंत्री ने घोषणा कर दी और मंत्री ने पहाड़ों में राजस्व गांव की स्थापना की घोषणा कर दी। यह दूसरी वजह बनी। इससे भी कुकी समुदाय में नाराजगी थी। और तीसरी वजह जो तात्कालिक वजह रही वो हाईकोर्ट का वो फैसला जिसमें मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा देने पर विचार करने का आदेश दिया गया था। तो ये तीनों वजहें मिलाकर के मणिपुर में हिंसा के पीछे जो बैकग्राउंड है ये तैयार किया। मणिपुर में फैली हिंसा की फौरी वजह हाईकोर्ट का यह फैसला ही बना, लेकिन पूरे मामले को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि ऊपर की 2 वजह जो हमने आपको 2 वजहें बताई हैं उनको अच्छी तरह से ना जान लिया जाए। इन बातों का मणिपुर से क्या लेना देना है, इसी पर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। दो साल पहले म्यांमार में तख्ता पलट हुआ और मुसीबत मणिपुर की हो गई। म्यांमार से शरणार्थियों का आना शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने शरणार्थियों की आंखों और अंगूठों का निशान लिया, उन्हें मतदाताओं की नकारात्मक सूची में डाल दिया ताकि वो भारत के नागरिक ना बन सके। फिर भी अलग अलग समुदायों में ये डर बना रहा कहीं ऐसे लोगों की वजह से उनका हक न मारा जाए। दरअसल जातीय हिंसा का एक पहलू पहाड़ों और घाटी के इलाके में संसाधनों का असामान्य बंटवारा भी है। राज्य का 90% हिस्सा पहाड़ी है जहाँ करीब 40% आबादी रहती है। इस पहाड़ी आबादी में कुकी और नगा समुदाय की आबादी ज्यादा है। बाकी की 60% आबादी घाटी के 10% वाले इलाके में रहती है। घाटी की इस आबादी में ज्यादातर मैतेई समुदाय के लोग हैं। यानी मैदानी इलाके में जहां जमीन पहले से ही कम है वहां ज्यादा आबादी होने की वजह से मैतेई समुदाय के लोगों को अपने संसाधन छीनने या बंटने का डर रहता है। म्यांमार से सीमा पार करके आने वाले लोगों की वजह से ये डर ज्यादा बढ़ गया है। वहाँ खुला बॉर्डर है और भारत सरकार और म्यांमार सरकार में ये एक वो भी है कि दोनों साइड के लोग आ जा सकते हैं बिना परमिट लिए और उनका ये टाइम भी लिमिट है। कुछ वो किलोमीटर भी है, मेरे ख्याल से 15 या 20 किलोमीटर का एरिया जो है वहाँ पे लोग एक तरफ आ जा सकते हैं। नागालैंड में भी है और ये इधर भी है, मणिपुर में भी है। म्यांमार से पलायन करके आए लोगों के साथ मणिपुर में नशे की तस्करी का धंधा भी बढ़ गया। आरोप है कि विदेशी ताकतें भी इस असंतोष को भुलाने में कसर नहीं छोड़ रही। मणिपुर के अंदर भी चाइनीज का पैसा आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है और उन्होंने ये सारा भड़काया है लोगों को वहाँ पे जो उनके एजेंट्स हैं वहाँ, और इसी वजह से आपने देखा किस हिसाब से एकदम ये जो वायलेंस है भड़क गई है। वहाँ से देखिए हथियार असला तो आता ही है चाइना म्यांमार से होते हुए। तो ये जो इशू है ये टोटल डिफरेंट इशू है। ये दिस इज अबाउट द लैंड राइट्स। सरकार विदेशी साजिशों पर लगाम लगाने के लिए कई ऑपरेशन चला रही है। लिहाजा जानकारों का मानना है कि समुदायों के बीच तनाव की असली वजह लैंड राइट्स यानी जमीन और संसाधन पर अधिकार का है। इसी बीच राज्य के एक मंत्री ने पहाड़ी इलाके में राजस्व गांवों के निर्माण का ऐलान किया। बड़ी बात यह है कि मंत्री का बयान कैबिनेट की मंजूरी के बगैर आया था। उन्होंने इन गाँवों में कुकी समुदाय और म्यांमार से आने वाले लोगों को बसाने की बात कही। मैतेई समुदाय में इससे डर फैला क्योंकि उसे लगता है कि ऐसे लोग घाटी की तरफ भी आ सकते हैं। इससे मैतेई समुदाय में अपने इलाके में संसाधन बढ़ जाने का डर फैल गया। लेकिन जब तक स्थिति साफ होती तब तक इससे पहले से ही खराब हालात और ज्यादा खराब हो गए। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मणिपुर का अतीत देखें तो यहां वक्त वक्त पर अलग अलग समुदायों और पड़ोसी नागालैंड के साथ हिंसा का इतिहास रहा है। इसके बावजूद मणिपुर के मुद्दे पर संसद में सिर्फ एक बार साल 1993 में ही बहस हुई है। उस समय आज से कहीं ज्यादा भयंकर हिंसा हुई थी, लेकिन संसद में बहस के दौरान तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा था, न कि तत्कालीन गृह मंत्री या फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने। मणिपुर में हिंसा और संसद में बहस की इस कहानी में पिछली सरकारों की अनदेखी साफ नजर आती है, जिसकी वजह से आज भी मणिपुर में वर्षों पुराना मुद्दा बार बार भड़क उठता है। मणिपुर पर संसद में बहस का यह इतिहास उस विपक्ष को आईना दिखाने वाला है जो प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग करके संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
बीते कई दशकों से मणिपुर में जातीय संघर्ष होते रहे हैं। पिछली सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को कभी सुलझाने की कोशिश नहीं की, जिस वजह से धीरे धीरे मणिपुर की चिंगारी आग बनकर धधकती रही। इसकी शुरुआत साल 1993 में हुई। 1993 में नगा और कुकी समुदायों के बीच झड़प हुई थी। उस समय जातीय हिंसा में मणिपुर में 750 लोगों की मौत हुई थी। उपद्रवियों ने किसी को नहीं छोड़ा। हिंसा में 13 बच्चे जिंदा जल गए थे। मणिपुर में अगले एक दशक तक उस हिंसा का असर दिखाई दिया। 31 दिसंबर 1993 की रात को केंद्र में उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और वहां भी कांग्रेस की सरकार थी। आर.के. दुरेंद्र थे चीफ मिनिस्टर। उन पे आरोप लग रहे थे कि वो कुकी समुदाय की मदद कर रहे थे नागा समुदाय के अगेंस्ट। इसी तरह साल 1995 में मैतेई और पांगल समुदाय आमने सामने आए। मणिपुर का मोरेह शहर उस वक्त हिंसा की आग में झोंक दिया गया। उस वक्त 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। फिर आया साल 1997 और इस बार कुकी और पैते समुदाय के बीच हिंसा भड़की थी। उस समय 1 साल तक हिंसा भड़की रही। 50 से ज्यादा गांव बर्बाद हो गए और 352 लोग हिंसा में मारे गए। आंकड़े बताते हैं कि हिंसा का करीब 3 दशक पुराना इतिहास है। अब सवाल उठता है कि उस वक्त की सरकारों ने इस पर क्या किया। इसका जवाब भी हमारे पास है। 1993 में जब हिंसा भड़की, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राज्य की भयंकर अनदेखी की। हिंसा के दौरान तत्कालीन गृह राज्य मंत्री महज कुछ घंटों के लिए मणिपुर गए थे। यूपीए के कार्यकाल में मणिपुर अपने लॉकडाउन के लिए बदनाम था। कांग्रेस की सरकार में साल 2010 से 2017 के बीच लोगों को 30 दिनों से लेकर 139 दिनों तक घरों में बंद रहना पड़ा। हिंसा रोकने के लिए उस वक्त ये कदम उठाया गया। पाबंदियों की वजह से उस दौरान मणिपुर में पेट्रोल 240 रुपए लीटर और एलपीजी 1900 रुपए प्रति सिलेंडर मिल रहा था। साल 2011 में जब मणिपुर में हिंसा हुई, उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोला। उनकी चुप्पी पूरे मणिपुर पर भारी पड़ी। मणिपुर अपना समाधान मांग रहा था, लेकिन यूपीए की सरकार ने उस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मणिपुर में अभी तक किसी तरह की सियासी साजिश नजर नहीं आई है। हालांकि संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले हिंसा के शुरुआती दौर में महिलाओं के साथ ज्यादती के वीडियो को जिस तरह से वायरल किया गया, वो कुछ ऐसे तत्वों की मंशा पर सवाल उठाता है जो सरकार को बैकफुट पर ले जाना चाहते हैं। अब विपक्ष मणिपुर में है, लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, पूछ रहा है कि आखिर सरकार ने मणिपुर पर हिंसा रोकने के लिए क्या किया। हमारी जानकारी के मुताबिक मणिपुर में हिंसा के बाद 3 मई से ही सरकार अलर्ट हो गई थी। 3 मई से ही सरकार का अलर्ट मोड एक्टिव हो गया था। फौरन केंद्रीय बलों की 124 कंपनियों की तैनाती मणिपुर में कर दी गई थी। वहीं सेना के असम राइफल्स की 184 टुकड़ियों को भी तैनात कर दिया गया था, मणिपुर में भेज दिया गया था। हालात पर पैनी नजर के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी मुहैया कराए गए थे ताकि जो वहां की निगरानी है वो की जा सके। इसके अलावा निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी को मणिपुर सरकार का सीएम का सलाहकार भी बनाया गया था। खाने पीने और दूसरी चीजों की सप्लाई बाधित ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया ताकि किसी भी तरह की लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मणिपुर में सुलगते हालात के बीच गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में गए, वहां रुके, 29 मई से 1 जून तक वहां रहे। इस दौरान शांति के लिए कई दौर की वार्ताएं की गई। दूसरी तरफ 25 मई से 17 जून तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मणिपुर में ही रहे। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, हिंसा प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों में गए। वहां गृह राज्य मंत्री ने लोगों से बात की, रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। इन सब के बीच हालात भड़काने के जिम्मेदार लोगों को ढूंढने के लिए सीबीआई ने अब तक 6 मामले दर्ज कर लिए हैं। यानी मणिपुर को लेकर सरकार अलर्ट रही है। पहले की सरकारों की तरह जो लापरवाही हुई थी वो इस बार देखने को नहीं मिली है। हिंसा के बीच सबसे जरूरी होता है हिंसा प्रभावित इलाकों की सुरक्षा और जरूरत का ध्यान रखना। मणिपुर में इस समय 361 राहत शिविर हैं, जिनमें 57,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। 57,000, जी हां, बहुत बड़ी आबादी जो कि अभी राहत शिविरों में रह रही है। राज्य सरकार को मदद करने के लिए गृह मंत्रालय से विशेष टीम को भी वहां पर तैनात किया गया है, जो किसी भी हालात से निपटने के लिए राज्य सरकार को निर्णय लेने में मदद कर रही है। इसके अलावा 100 करोड़ से ज्यादा का राहत पैकेज भी मणिपुर को दिया गया है। तो हिंसा में अपना सब कुछ गंवाने वाले लोगों, नुकसान झेलने वालों और पीड़ितों के लिए 209 करोड़ रुपए का अतिरिक्त स्पेशल पैकेज भी दिया गया है।
करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है ताकि हिंसा के शिकार वे ना हो सके। इसके अलावा हिंसा में जो लोग भी मारे गए हैं उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान सरकार ने किया है। वहीं घायलों के इलाज में भी सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है। यानी कि जो हिंसा भड़की हुई है, लेकिन उसके बावजूद सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी नीयत पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। मणिपुर के मुद्दे पर सरकार कह चुकी है कि वो संसद में बहस कराने को तैयार है। विपक्ष को कई बार यह बताया भी जा चुका है, यहां तक कि ऑल पार्टी मीटिंग में भी सरकार ने बताया, लेकिन विपक्ष पहले प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ सरकार संसद में ही नहीं बल्कि राज्य में भी हालात सामान्य बनाने की हर कोशिश कर रही है। सरकार की कोशिशों का परिणाम यह रहा कि 17 जुलाई के बाद से मणिपुर में किसी तरह से जान का नुकसान नहीं हुआ है। करीब 72% सरकारी कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं और लगभग 82% बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। यानी हालात धीरे धीरे ही सही अब पटरी पर लौट रहे हैं। सरकार मैतेई और कुकी नागा के बीच उपजे इस विवाद को सुलझाने के लिए वार्ता कर रही है। कोशिश की जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट का यह खूबसूरत प्रदेश एक बार फिर शांति की चादर ओढ़ ले, सब कुछ सामान्य हो जाए। और ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो विपक्ष के सांसद वहां पहुंचे हैं वहां से लौटे तो सकारात्मक जो फीडबैक लेकर के लौटे और संसद में सकारात्मक चर्चा हो ताकि मणिपुर में जो हालात हैं वो सामान्य हो सके। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी